अनोखा प्रेमी। पटना सुपर बाजार की सीढ़ियाँ उतरते हुए संध्या ने रूपाली को देखा तो चौंक पड़ी। एक मिनट के लिए संध्या गुस्से से लाल पीली हो गई। रूपाली ने पास आकर कहा, अरे संध्या जी, आप कैसी है? संध्या खामोश रही तो रूपाली ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। संध्या फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि रूपाली सिर्फ बेशर्म ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। रूपाली ने समझाते हुए आगे कहा, संध्या जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर सुधांशु जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुधांशु का नाम सुनते ही संध्या के तन बदन में आग लग गई। वहीं सुधांशु जिसने संध्या से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। संध्या के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ा कर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रूपाली संध्या का हाथ पकड़कर नीचे रेस्तरां में ले गई। आइए कॉफ़ी पीते हैं और बातें भी करेंगे। न चाहते हुए भी संध्या रूपाली के साथ चल दी। रूपाली ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। संध्या अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां संध्या और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। संध्या के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कॉपियाँ कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों से अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, तो दूसरी ओर माँ ने टिप्पण की कॉपी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। माँ सुनते ही आग उपूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? मनोहर अपनी संध्या से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने मनोहर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीज़ों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन संध्या जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी संध्या यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है और आप है शोभा के देवर सुधांशु। संध्या ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में संध्या ने नमस्ते किया। फिर वह अंदर चली गई। सुधांशु अक्सर संध्या के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुधांशु बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीनू भी हर विषय में सुधांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे छिड़क भी देते थे, जिसे सुधांशु हंसकर टाल देता। सुधांशु स्वभाव के एक आज़ाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब संध्या से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की वर्वस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज़ में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम था। सुधांशु संध्या के कुठित जीवन में हवा के ताज़ा झोंके की तरह आया। संध्या को धीरे धीरे सुधांशु का साथ अच्छे लगने लगा। अब तक संध्या ने अपने को दबाकर मन मारकर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब सुधांशु का अस्तित्व उसके मनोभाव पर हावी होने लगा था और संध्या अपनी भावनाओं पर से अंकुश होने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी सक्रिय होती है कि इनसे वापस लौटकर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसलिए संध्या को सुधांशु का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। सुधांशु ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत संध्या का रोम रोम पुलकित हो उठा। संध्या में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। संध्या हमेशा सुधांशु की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश निरस रहने वाली संध्या अब गुनगुनाती, मुस्कुराती देखी जाने लगी।
संध्या ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुधांशु पसंद था ही, मैं खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुधांशु से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वे वहाँ जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुधांशु ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुधांशु के पिताजी नहीं आए। सुधांशु ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक सुधांशु संध्या से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहाँ पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। संध्या सीधे सुधांशु के घर जा पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। सुधांशु ने ही दरवाज़ा खोला। अरे संध्या, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है सुधांशु, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। और संध्या गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुधांशु ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप संध्या जी है, मेरी फैमिली फ्रेंड, और आप है रूपाली, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि संध्या कुछ पूछती, सुधांशु ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही रूपाली मिसेज रूपाली बनने वाली है। अरे रूपाली, संध्या को चाय नहीं पिलाओगी? संध्या को मानो कांटो तो खून नहीं, उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि सुधांशु को झकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कर रहे हो। रूपाली रसोई में गई तो संध्या ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, सुधांशु प्लीज, मजाक की भी कोई सीमा होती है। ये क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। ये मजाक नहीं, सच है संध्या कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुधांशु ने बेहिचक कहा। संध्या को लगा मानो वह फवक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फवक कर रोने लग पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना के संध्या को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहम उसे पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। संध्या एक समझदार लड़की थी, इसलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे सुधांशु के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर सुधांशु ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और संध्या से दूर चला गया। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आहत संध्या के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। मीनू भी इन दिनों संध्या का जो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। माँ की डांट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। संध्या को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे सुधांशु की बेवफाई से कहीं ज़्यादा ही आहत करता था। एक दिन संध्या ने पापा से मनोहर बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। संध्या की शादी हो गई। मनोहर बाबू के साथ एडजस्ट होने में संध्या को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। संध्या ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर संध्या को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। संध्या एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर सुधांशु के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह मनोहर बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई है। वेरे ने कॉफ़ी लाकर मेज पर रख दी। तभी अचानक ही संध्या की निद्रा टूटी। इससे पहले कि वह रूपाली से कुछ पूछती, एक पुरुष की आवाज़ पीछे से आई, ओहो रूपाली, तुम यहाँ बैठी हो? और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। ये मेरे पति है विक्रम, रूपाली ने परिचय कराया, और ये मेरी मित्र संध्या। हेलो, बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विक्रम बोला। अच्छा आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ। और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना? रूपाली ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा। तो तुम्हें भी सुधांशु ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला वह? नहीं संध्या, सुधांशु जी बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। ये क्या कह रही हो तुम? संध्या लगभग चीख उठी थी। रूपाली संध्या को हकीकत बयां करने लगी। सुधांशु मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन सुधांशु को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो सुधांशु बात को टालता रहा, फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने पटना आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था।
कि तुम हीन भावना की शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते सुधांशु को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो सुधांशु ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा संध्या आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसीलिए कि तुम मनोहर बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और सुधांशु भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन सुधांशु ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो सुधांशु के नाटक का एक अंश था। रूपाली ने कहा, कॉफ़ी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा, संध्या, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं रंजीत से प्रेम करती थी। रंजीत ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को सुधांशु जी मिल गए और मुझे सुधांशु जी ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और ज़िंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों सुधांशु से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वे मुझसे शादी नहीं कर सकते। हाँ, लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? संध्या बोल पड़ी। नहीं संध्या, नहीं। बीच में ही बात काट कर रूपाली ने कहा, उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। सुधांशु जी को गलत मत समझो, उन्होंने कभी किसी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। असल में सुधांशु जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ज़िंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सुधांशु को ब्लड कैंसर है। मौन खामोश संध्या की आंखों से आंसू बूंद बनकर टपक पड़े। रुमाल से आंख पोंछती हुई संध्या ने भरे गले से पूछा, अब वे कहाँ हैं? पता नहीं, जाते वक्त मैंने लाख पूछा मगर वह मुस्कुरा कर टाल गए। रूपाली ने एक पल रुककर फिर कहा, सुधांशु जी जहाँ भी होंगे किसी न किसी रूपाली या संध्या के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। रूपाली तो चली गई, पर संध्या को लग रहा था कि अगर आज रूपाली नहीं मिलती तो जीवन भर सुधांशु के बारे में हीन भावनाएं लेकर जीती रहती। सुधांशु जैसे विरले ही होते हैं जो अपनी नेक का नामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।